पहले माँ कारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके चरणों पर मैं सिर नवाता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे समता सेनदल के राष्ट्रीय जीओसी श्रद्धेय डॉक्टर प्रदीप डोंगरे साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही समता सेनदल के राष्ट्रीय ट्रेनिंग चीफ श्रद्धेय साथी संघप्रिय नाग यहाँ उपस्थित है। साथ ही मंच पर आसीन हमारे श्रद्धेय साथी प्रमोद खांडेकर जी यहाँ उपस्थित है, प्रतिभा खेड़कर जी यहाँ उपस्थित है, शांताबाई यहाँ पर उपस्थित है, आयुष्मती लाड़े यहाँ उपस्थित है, आयुष्मती फूल यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही श्रद्धेय नरेंद्र रामटेके जी, रमेश ढवड़े जी, श्रद्धेय साथी बागड़े जी, समता सेनदल के हमारे रुपेश फूल जी, आकाश मोडघरे जी, और जो आज समता सेनदल के वरिष्ठ लोग उपस्थित थे, फिर भी आज के दिन में उनको स्मरण करना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष DF पोछे सर, बदंत नाग दीपांकर जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको भी मैं यहाँ से नमन करता हूँ। ये बेहद खुशी की बात है कि आज का जो कार्यक्रम है वो 20 जुलाई 1942 को नागपुर के मोहन पार्क में आयोजित किया गया था, और वो इतना विशाल था कि उस कार्यक्रम में 40,000 से ज़्यादा लोगों ने बाबा साहब के साथ में आए हुए N शिवराज, और बाबा साहब जैसे ही नागपुर में पैर रखते हैं तो 40,000 लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यह कार्यक्रम 18, 19, 20 3 दिन तक चला। 18 और 19 ये 2 दिन में क्या हुआ? महिला सम्मेलन हुआ, इसलिए महिलाओं को यहाँ पर दिखाया गया ताकि महिलाओं को ये पता चले 20 जुलाई को क्या हुआ था। महिला सम्मेलन, महिलाओं की ज्यादा संख्या थी, कुल 70,000 लोग थे उस कार्यक्रम में। मामूली बात नहीं थी उस समय। 1942 में 70,000 लोग रहना आज के इसमें 2 लाख 3 लाख के बराबर है। उस समय साधन भी नहीं थे बराबर, फिर भी लोग गांव-गांव से आए थे। वो फकत इसलिए आए थे कि अपने उद्धारकर्ता, मार्गदाता का दर्शन करना चाहते थे, बाबा साहब को देखना चाहते अपने नंगी आंखों से, जो उनके भविष्य को गढ़ रहा था, उनको मुक्ति दिला रहा था। वो बाबा साहब को प्रत्यक्ष देखना चाहते थे। देख कर कई महिलाएं रोने लगी थी, इतना भावुक उस समय वो मंजर हुआ था। अमरावती की महिला सुलोचना डोंगरे वो अध्यक्ष थी महिला सम्मेलन की, और उस सम्मेलन से वो दिवंगत सुलोचना डोंगरे ने कहा था कि सारे भारत के अंदर महिलाएं परेशान है। क्यों? क्योंकि उस समय बहु विवाह कायदा था। एक व्यक्ति कई शादियां करता था तो उसका हक उसको प्राप्त नहीं होता था। पति की संपत्ति सारे पत्नियों में विभाजित हो जाती थी, बच्चों में विभाजित हो जाती थी। उनकी ये मांग थी कि केवल एक ही विवाह हो, और ये बात उस सम्मेलन के माध्यम से दिवंगत सुलोचना डोंगरे इन्होंने बताई। दूसरा मुद्दा उन्होंने रखा कि महिलाएं मिल में जाती, उस समय मिल, बड़े बड़े उद्योग तो नहीं थे, लेकिन मिल जगह जगह बड़े बड़े शहरों में कपड़ों के मिल हुआ करते थे। तो उस मिल में महिला मजदूरी के रूप में काम करती है, कुछ कंपनी है उसमें काम करती है, कुछ रेलवे में काम करती है। तो वहां पर महिलाओं को 8 घंटे या उससे कम समय, जितना भी कम समय है उस कम समय में उनको काम करने दिया जाए। अगर वो उसकी डिलीवरी का पीरियड आता है तो उसको छुट्टी दिया जाए, उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये बातें उस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किए गए, और ये भी कहा गया कि महिलाओं में जो अन्याय होता है, महिलाओं को जो शोषण होता है, जो अत्याचार होता है, उसकी रोकथाम की जानी चाहिए। उस सम्मेलन में
महिलाओं की वो आर्त दर्द भरी आवाज को बाबा साहब ने संविधान के अंदर में अंकित किया और कहा इस देश के अंदर में जो पुरुष प्रगति करता है उसको शिक्षा मिलती है, उसी तरह से महिला कंधे से कंधे लगा करके उसको समानता का अधिकार बाबा साहब ने। वो अधिवेशन की गूंज 20 जुलाई 1942 में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन को सक्सेस करने के लिए, सफल करने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता हुए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत और बलिदान और सहयोग अगर किसी ने दिया तो सदानंद डोंगरे, दिवंगत सदानंद डोंगरे साहब, जो हमारे जीओसी, राष्ट्रीय जीओसी डॉक्टर प्रदीप डोंगरे, इनके पिता हैं वो। तो आप यकीन करिए उनकी फोटो भी यहाँ पर है। पहले ही रो में दिवंगत श्रद्धेय सदानंद डोंगरे जी वहां पर बैठे हुए, बाबा साहब के बाजू में बैठे। तो ये संस्कार है, पिता के संस्कार हमारे राष्ट्रीय जीओसी पर पड़े हैं, उनके परिवार पर पड़ा हुआ है। और वो धूरा समता सैनिक दल की आज भी वो अपने कंधे पे लेके पूरे राष्ट्र में चल रहे हैं। वो अधिवेशन बहुत ऐतिहासिक था इस मायने में कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, इस मायने में कि बहु विवाह प्रथा खत्म होनी चाहिए, इस मामले में कि महिलाओं के और अन्य जो अधिकार है उसको प्राप्त होनी चाहिए। एक मजदूर के तौर पर या वहां पर वो जिस पोस्ट पर वो कार्य करती उसके उसको अधिकार मिलना चाहिए। और वो उसकी जो गूंज थी वो हमें संविधान में दिखाई देती है, संविधान में प्रस्फुटित होती है, दिखाई देती, परिलक्षित होती है संविधान में। तो ये निश्चित तौर पर बाबा साहब ने उस महिला सम्मेलन में कहा, मुझे फक्र है, मुझे गर्व है अपने समाज की महिलाओं पर कि आज उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की कर ली है। एजुकेशन में भी उस समय 1942 में बाबा साहब कह रहे हैं कि महिलाओं पर गर्व है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर, महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, मुझे गर्व है। महिलाएं शिक्षा की ओर बढ़ रही है, एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है, वो अपना विकास कर रही है। और बाबा साहब ने कहा भी था कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगतिशील है जिसमें महिलाएं प्रगत है। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाता है, वह समाज और वो राष्ट्र प्रगति पर है। तो ये बात बाबा साहब ने उस समय कही थी महिला सम्मेलन में। और आपको बता दूं 18 और 19 ये 2 तारीख के कार्यक्रम में एक अधिवेशन था, वो डिप्रेस्ड क्लास का अधिवेशन था और उसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना की गई। समता सैनिक दल को उसमें जोड़ दिया गया। बाबा साहब ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पक्ष है उसके पीछे सैनिक ताकत होनी चाहिए। और इसलिए बाबा साहब ने पहले शुरू में समता सैनिक दल को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ में जोड़ा था। 1942 की बात है और उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बहुत सारे लोग चुन कर आए थे। उस अधिवेशन में 20 जुलाई 1942 में मद्रास से लोग आए थे, पंजाब से लोग आए थे। और 20 जुलाई का दिन निकला, उस दिन समता सैनिक दल का अधिवेशन हुआ उसी मोहन पार्क में 70,000 लोगों की उपस्थिति में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? पंजाब के MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सर गोपाल सिंह, सरदार गोपाल सिंह, वो समता सैनिक दल के पहले अध्यक्ष बने। समता सैनिक दल में 1942 के पहले अध्यक्षीय प्रणाली नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1942 तक अध्यक्षीय प्रणाली नहीं थी। तो फिर कौन सा पद था मुख्य तौर पर? जीओसी मुख्य तौर पर। आज जो हमारा राष्ट्रीय जीओसी है वो अध्यक्ष से कम नहीं है, वो पद बड़ा भारी पद है। जीओसी हुआ करते थे। 1942 के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरा शुरू हुई और समता सैनिक दल ने जो काम किया उस काम को समता सैनिक दल के अधिवेशन में बाबा साहब ने दोहराया। क्या दोहराया? कि महाड़ का धर्म संकट और 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह, इन दोनों सत्याग्रहों में और भी छोटे मोटे जो सत्याग्रह हुए बाबा साहब के नेतृत्व में,
उसमें समता सिंधल का बहुत बड़ा त्याग था, बहुत बड़ा बलिदान था। और इसके पहले बाबा साहब की सभाओं को नेस्तनाबूद करते थे, खत्म करते थे, हल्ला करके उस पर जो उच्च वर्णीय लोग हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो लोग हैं, वो बाबा साहब का कार्यक्रम होने नहीं देते। लेकिन बाबा साहब ने जब समता सिंधल की स्थापना की तो सारे भारत में, शहरों में, गांव में, वार्ड में समता दल की शाखा हुई, वहां लाठी काठी सिखाया जाने लगा। और इस कारण अन्य लोगों में जो उच्चवर्णीय लोग थे उनमें डर पैदा हो गया। अगर हमने हमला किया तो ये लोग भी उसका मुकाबला कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूम था इतिहास भारत का। वो इसलिए मालूम था कि 1 जनवरी 1818 की बात है। कई हजारों सालों से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, जो शूद्र कहते हैं लोग, जो नीच कहते हैं, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीते हैं, उनको पढ़ने का अधिकार तो दिया ही नहीं था। लेकिन उनके हाथ में शस्त्र भी नहीं दिए थे। ये तो अंग्रेज लोग हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अंग्रेज लोगों को कि उन्होंने अपने समाज के लोगों को शस्त्र क्या पकड़वा दिया। 500 मारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर पुली की तरह काट दिया। इस बात का द्योतक है कि अपने लोगों को अगर शस्त्र पकड़वा दो तो पूरे खत्म कर दे इन लोगों को। उनको मालूम था कि अब ये जाग चुके हैं, समता सिंधल लाठी काठी लेकर आए, अभी हमारे को काट देंगे। हिम्मत नहीं हुई उसके बाद। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ समता दल की ताकत बहुत जबरदस्त है। आप गांव-गांव में इसको अगर खोलेंगे तो गांव-गांव में होने वाले अत्याचार रुक जाएंगे। और उस समय वो अत्याचार रुक गया था। हम लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। हल्के में मत लीजिए। ये ताकत, ये बाबा साहब की मिलिट्री है। आंखों में आंसू लाकर इसमें शामिल हो। प्रशिक्षण प्राप्त होता है या मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। और अगर ये हमने पूरे भारत में अगर लाखों लोगों की संख्या में समता सैनिक दल का अगर एक प्रारूप खड़ा कर दिया, एक शक्ति खड़ी कर दी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्टेज से ये बताना चाहता हूं कि समता दल की ताकत बनेगी कि आरपीआई के जितने धड़े अलग अलग हुए हैं इन सबको एक कर सकते। लेकिन आज हमारा राजनीतिक मंच बिखरा हुआ है। वो इसलिए बिखरा हुआ है कि जब मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर अपने मां के साथ खेत में गई, 19 साल की लड़की, और उसकी मां और वो दोनों खेत में काम कर रहे थे। उसकी मां वो जो काटी हुई थी फसल, उसको लेने के थोड़ी दूर चली गई तो वो 4 ठाकुरों ने उस मनीषा वाल्मीकि को खींचकर दूसरे खेत में उसको मारा पीटा। और इतना मारा पीटा कि उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टूट गई पूरी तरह। पाटीचा कना मराठी में उसको स्पाइनल कॉर्ड। और जब वो चिल्लाने लगी मदद करने के लिए, उसकी जीभ काट दी गई और सामूहिक बलात्कार किया। वो बोल नहीं पा रही थी। जब उसकी माँ आई, देखी लड़की नहीं तो चिल्लाई, कहाँ गए मनीषा, मनीषा। इधर उधर सब ढूंढने लगी। फिर एक चप्पल दिखी और वो चप्पल से देखी कि कहीं पर उसको खींचने के निशान बना हुआ है। वो निशान पर गई तो देखा उसकी लड़की रक्त से सारोबार है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, वो बोल नहीं पा रही है। तो वहाँ पर उसको ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ, वो एकदम स्तब्ध हो गई। क्या करूँ? किसी तरह से अपना दुपट्टा उस पर ढाक दिया और जल्दी से घर वालों को बुलाया और अलीगढ़ हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया 15 दिन तक। और फिर बाद में सफदरगंज दिल्ली के उस अस्पताल में उसको भर्ती किया और 29 सितंबर को उसकी डेथ हुई। और जब उसको लाया गया घर में तो घर वालों ने और समाज ने इतना हो हल्ला किया, पूरे देश के अंदर में उसका विरोध हुआ। नागपुर में भी समता सैनिक दल ने भी विरोध किया। हमने कलेक्टर और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा,
ये शर्मनाक घटना हुई और उत्तर प्रदेश सरकार ने रात को पेट्रोल डालकर के उसकी जांच को दी। घर वाले चाहते थे कि जिन लोगों ने अत्याचार किया वो 4 खगोल पहले उसको पकड़ा जाए और उनको शिक्षा दी जाए। तो ये घटना उत्तर प्रदेश की एक ही घटना नहीं है। कहा जाता है कि हर 2 मिनट के अंदर पूरे भारत में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग की महिलाओं पर बलात्कार होता है। ये किस तरह का हम लोगों ने यह माहौल बना के रखा भारत में। अगर आप एक कमरे में सोए हैं, आराम कर रहे हैं और दूसरे कमरे में आग लगी है, क्या आप सो पाएंगे? आप सो नहीं सकते। लेकिन यहां पर हम किस तरह से लोग हैं कि हमारे ही राज्य में या अन्य राज्य में अपनी समाज की मां बेटी पर बलात्कार होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, लेकिन हम सड़क पर नहीं आते। 1989 का जो कानून है, अनुसूचित जाति जनजाति पर अगर अन्याय अत्याचार होता है तो उस पर 1989 वीपी सिंह ने यह कानून बनाया था, अत्याचार नियम। अत्याचार को खत्म करने के लिए, अत्याचार को खत्म करने के लिए नियम बनाया था। उस नियम में अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार करता है तो अत्याचार करने वाले की पहले गिरफ्तारी होती, जांच नहीं होती। लेकिन ये वर्तमान सरकार ने क्या किया था कि वो जो मुद्दा था उसको हटा दिया और इसका उद्रेक ऐसा हुआ कि पूरे भारत में लोग निकले, सड़क पर निकले, अपनी आवाज बुलंद की, भारत बंद करवा दिया और इस केंद्र सरकार को नीचे झुकाकर विवश किया, नीचे झुकाने के। और केंद्र सरकार ने फिर बोला कि ठीक है, ये जो आपका कानून है 1989 का अत्याचार नियम, ये नियम वैसे ही रहेगा, चिंता की बात नहीं। मैं ये इसलिए इसका जिक्र किया कि अगर जनता सड़कों पे उतरती है, विरोध करती है, तब वो झुकता है और झुकाना लोग उसको हम विवश करते झुकाते। इसे आप लोग जब भी ऐसी घटना होती है तो आप लोगों ने सड़क पर आने की कोशिश करनी चाहिए, अपने समता सैनिक दल में ट्रेनिंग लेने की कोशिश करनी चाहिए और समता सैनिक दल जितना ज़्यादा हम इसका प्रचारित करेंगे, इसको प्रचार प्रसार करेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हम वो अत्याचार कम कर सकेंगे। मैं अंतिम तौर पर कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। 20 जुलाई 1942 को जो मुद्दे महिला सम्मेलन में उठे, जो मुद्दे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उस अधिवेशन में उठे, जो मुद्दे समता दल के अधिवेशन में उठे, वो उस समय मौजूद थे, उस समय के मुद्दे थे, उस समय के प्रॉब्लम थे। लेकिन आज क्या प्रॉब्लम है? आज अपने समाज के सामने क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है? अपने समाज के सामने समस्या है संविधान बचाने की। संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। कोरोना के समय इन लोगों ने एक कानून बनाया, उस कानून का नाम है एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी गठित किए। वो एजुकेशन में बाबा साहब का चैप्टर ही निकाल दिए, बाबा साहब का चैप्टर, बल्कि गोलवर्गर को उसका चैप्टर, उसका लेसन उसमें शामिल कर दिए। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका लड़का या आपकी लड़की आप एमबीबीएस नहीं बन सकती, आपका लड़का या लड़की अब इंजीनियर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो खत्म करके शिक्षण संस्थाओं को निजी हाथों में दे रहे हैं, निजी हाथों में बेच रहे हैं। जो विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलती थी वो खत्म हो जाएगी। स्कॉलरशिप तो तब मिलेगी ना जब वो सरकारी कॉलेज में या स्कूलों में पढ़े। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनका ये कहना लोहार का लड़का लोहार बनेगा, कलेक्टर बन नहीं सकता। अगर मोची है तो मोची का काम करे। ये संकेत है मनुस्मृति लागू करने की। संविधान तो जस का तस है, उसको तो हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन वो कागज का पुलिंदा बन रह जाए। इन्होंने दूसरे रास्ते से जाकर हमारी एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने चेंज कर दिया, अपनी पॉलिसी को चेंज किया, एक नई पॉलिसी लाई। मनुस्मृति के हिसाब से आपके समाज के जितने भी लोग हैं सब अनपढ़ रह गए।
10वीं के बाद नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी हुई। और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे बैंक हो, सब निजी हाथों में बेच रहे। LIC को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, बेचने की प्रक्रिया चालू है। अभी तक के 30 से ज़्यादा कंपनियों को बेच दिया। तो ये जो सरकारी कार्यालय है इसमें रिजर्वेशन है 15% अनुसूचित जाति को और जनजाति को 7.5% और OBC की जनसंख्या पूरे भारत में 52% है, लेकिन उनको आरक्षण दिया 27%। तो इस तरीके से वो आरक्षण खत्म हुआ, क्योंकि जब सरकारी कार्यालय, सरकारी उद्योग, अगर सरकारी प्रतिष्ठान ही नहीं बचेंगे तो आपको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? इससे ये साबित किया उन्होंने कि आपको तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं, नौकरी भी नहीं देंगे आप। और इस कारण अभी 400 IAS की भर्ती हुई, उसमें बाहर से RSS के लोगों को वहां भर्ती, उसको बोलते हैं न्यू लैटरल एंट्री, लैटरल यानी नई तरह से भर्ती। UPSC की परीक्षा होती है IAS की, उसमें जो पास होता है उसको IAS बनाते हैं। देखो इनकी चालाकी देखो, बदमाशी देखो। इन्होंने बोला कि परीक्षा तो रहेगी रहेगी, लेकिन हम अलग से लोगों को नियुक्त करने का अधिकार लेंगे। ऐसे कानून पास कर दिया, अध्यादेश जारी कर दिया उन्होंने, और अपने मन से जिसको बोले उसको IAS बना। और केंद्र सरकार के कई विभागों में बड़े बड़े पद पर, सचिव पद पर, बड़े बड़े पद पर उन्होंने उनको नियुक्त कर दिया। 400। आपके पूरे भारत में जितने भी न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसमें एक भी जज हमारे समाज का नहीं है। 90% उनका ही कब्जा है। चाहे वो न्यायालय का मामला हो, चाहे मीडिया का मामला हो। और इस देश के अंदर में 20-25 ज़्यादा न्यूज़ चैनल है, उसमें भी अपना एक भी आदमी नहीं है। लाडे वहाँ पर नहीं है, मेसराम नहीं है, थूल नहीं है, बागड़े नहीं है, एक भी नहीं है। तो न्यूज़ चैनल पर उनका कब्जा, न्यायालय पर उनका कब्जा, एजुकेशन पर कब्जा, फिर बचा क्या? बहुत गंभीर परिस्थिति आ रही है। आप सोचो, हल्के में मत लो आप। आने वाले दिन बहुत कठोर हो रहे हैं। हमारे पुरखे जो यहाँ पर दिख रहे हैं कश्मीर में, अरे इनका त्याग और बलिदान है जो उन्होंने हमें दिया, हमें ला कर दिया वो अधिकार, इसलिए हम सुख से जी रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ खड़े होकर के, ये इनकी बदौलत है। हमारे पुरखे ने इतनी मेहनत की, इतना जबरदस्त त्याग किया, संघर्ष किया, सड़क पर आए, समता संघर्ष के माध्यम से क्रांति की, तो ये हमारे तक आए। लेकिन अगर हम सोए रहे, लेकिन ये आंदोलन हम अपने आने वाले भावी पीढ़ी तक नहीं पहुंचाए, तो आने वाली भावी पीढ़ी बोलेगी कि ये गद्दार थे, इनके समय ये कर सकते थे, सड़क पर आ सकते थे और आंदोलन कर सकते, संघर्ष कर सकते थे, नहीं किया। इसलिए आज हम गुलाम हैं। आने वाली पीढ़ी तुम्हारे को गाली देगी, तुम्हारे को कोसेगी। इसलिए थोड़ा सा जागो आप, इसको हल्के में मत लो आप। समता सदन के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के एक चेतना जगाओ, एक जागृति पैदा करो कि अब हम खतरे में हैं, अब हमारा संविधान खतरे में है। संविधान खत्म हुआ तो हमारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। अब तो मैं बोल रहा हूं कि संविधान के कारण आर्टिकल 19 में लिखा है कि सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन संविधान खत्म करके जब मनुस्मृति लागू कर देंगे, ये भी अधिकार हमारे से छीना गया। इसलिए मैं महिलाओं से और अपने संतान के सभी अधिकारियों से कहना चाहूँगा, इसको हल्के में मत लो। आने वाले 10-20 साल बहुत कठिन है। यही 10-20 साल में अगर हम जाग करके एक आंदोलन खड़ा करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हम अपने संविधान को बचा सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे यहाँ पर मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।